बच्चों आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगला पॉइंट पढ़ने चल रहे हैं। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को क्लियर कट समझ पाएंगे तो आगे के लिए आपको स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे कभी भी स्ट्रक्चर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर बात की जाए, किसकी बात कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिक कंपाउंड की। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेनली कौन कौन से एलिमेंट? कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर सल्फर, हैलोजन और फास्फोरस। ये मेन एलिमेंट्स हैं जिनके साथ मिलकर कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है, कार्बन किसके साथ मिलता है? हाइड्रोजन के साथ, तो बनाता है हाइड्रोकार्बन। क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक, जब कार्बन हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बनाता है। ठीक, देन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये तीनों मिलते हैं, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये तीनों मिलते हैं, कौन कौन? कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब ये तीनों मिलते हैं तो क्या होगा? तब बन सकता है आपका एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ईथर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये इतने मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको आप जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लगभग इतने ही कंपाउंड्स पढ़ रहे हो। ठीक है, फिर अगर कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ध्यान दो, कार्बन, हाइड्रोजन और इसके बाद नाइट्रोजन, अगर इन तीनों को ऐड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या बन जाएगा? एमाइन। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को ऐड करें तो बन जाएगा एमाइन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ऐड कर दिया जाए तो नाइट्रो, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, या ऐसे कह दो कि नाइट्रो हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, ये कंपाउंड बन जाएगा। ठीक, देखिए लगभग आप आधी से ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बल्कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक, एक मेन कंपाउंड बच रहा है कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन। कौन कौन मिल जाए? कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजन, अगर इनको मिला दिया जाए तो बनता है हेलो हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बार बार इसलिए लिख दे रहे हैं क्योंकि अभी हाइड्रोकार्बन को हम क्लासिफाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बेसिक पॉइंट जो अभी इस वीडियो में हमको देखना है वो ये देखना है कि बॉन्डिंग कौन कौन सी होंगी और क्या इसके स्ट्रक्चर होंगे। तो मेनली ये जितने भी कंपाउंड्स आपको पढ़ने हैं आपके सिलेबस में, वो सारे के सारे कंपाउंड जो हैं वो आपके इन बॉन्डिंग में आ जाने वाले हैं। ठीक है, कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, चलिए इसको देखते हैं हम लोग आगे। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में सुन चुके हो कि उसका जो बेसिक है पॉइंट वो है क्या? कार्बन। यानी सबसे पहले कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना जरूरी है। ठीक, अगर बॉन्डिंग की बात होती है तो बॉन्डिंग में हमेशा किसी भी जो एटम है उसके वैलेंस शेल की बात होती है। ठीक है, अब वैलेंस शेल कौन सा होता है? वैलेंस शेल इज द आउटर मोस्ट शेल। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल विच टेक पार्ट इन द रिएक्शन। वो सेल या वो कोश जो अभिक्रिया में भाग लेता है, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज नोन एज वैलेंस शेल। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल कहते हैं। वैलेंस शेल अगर कार्बन के लिए देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना? 6। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p2।
ये क्या है, इसकी वैलेंस शेल है। क्या है, वैलेंस शेल, ठीक। और ये क्या है इसका, ये पूरा न्यूक्लियस लेके कोर हो जाएगा, ठीक है। इनर सेल, सेल प्लस न्यूक्लियस, इट इज कलेक्टिवली नोन एज कोर, ठीक है। इनको एक साथ कोर कहा जा सकता है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इन इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में रखा, ग्राउंड स्टेट का मतलब वो स्टेट जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने लोअर एनर्जी लेवल में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोवेस्ट एनर्जी स्टेट को ही पसंद करते हैं, हाई एनर्जी स्टेट को पसंद नहीं करते, ठीक। इसका रीजन भी धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। देखिए, तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट किया जाना है। तो अब यहाँ पर तो ये ग्राउंड स्टेट में है, लेकिन जब कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन करना होता है तो क्या होता है, ये कैसा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट। कैसा बनाता है, कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है, सहसंयोजक। क्या मतलब है, सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बिटवीन द एटम्स। अगर किन्हीं 2 एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों इसमें शेयर कर दिए, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज नोन एज कोवैलेंट बॉन्ड। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। म्यूचुअल शेयरिंग होती है, म्यूचुअल का मतलब होता है दोनों से जितने भी इलेक्ट्रॉन लेंगे दोनों से लेंगे, किसी एक से नहीं लेंगे, ठीक है। अगर किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो अगले से भी 1 ही लोगे, अगर किसी से 2 लिया तो अगले से भी 2 ही लोगे, किसी से 3 लिया तो अगले से भी 3 ही लोगे। ऐसा नहीं होगा किसी से 1 ले लें, किसी से 2 ले लें, किसी से 3 ले लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने इलेक्ट्रॉन एक से लेंगे उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे से भी लेते हैं। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऐसे ही स्टेट में देखा जाए तो कार्बन जो है वो 2 ही कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। क्यों, क्योंकि भाई एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, 2। ये एक ऑर्बिटल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन जब पहले से ही है तो अगला एक ही इलेक्ट्रॉन तो आ सकता है ना। अब यहाँ पर जब 2 इलेक्ट्रॉन है ही तो यहाँ पर तो कोई ऑर्बिटल आ नहीं सकता, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन आ नहीं सकता बाहर से, और बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या होगा, जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो पहले सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, अनपेयर्ड हो जाते हैं, उनकी पेयरिंग को समाप्त कर दिया जाता है। क्यों, क्योंकि सारे जो ऑर्बिटल होते हैं, जो वैलेंस शेल में जो भी ऑर्बिटल होते हैं, उनकी सबकी एनर्जी क्या होती है, सेम हो जाती है। जब एनर्जी सेम हो जाती है तो हुंड का रूल अप्लाई हो जाता है, और हुंड के रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दी गई, सारे इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए, अनपेयर्ड हो गए। अब जब सारे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए तो अब सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्यों पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे, और कोवैलेंट बॉन्ड जो होती है वो तभी बनती है जब क्या हो, ऑर्बिटल हाफ फिल्ड हो। जब ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा तो ही कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ऑर्बिटल फुल फिल्ड होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग है, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे एटम से दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब दोनों इलेक्ट्रॉन आके मिलेंगे तभी क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। तो मिलने के लिए एक ऑर्बिटल चाहिए होगा, और जो ऑर्बिटल क्या होगा, पहले से ही फुल होगा, तो फुल होगा तो क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे ये कंडीशन है, यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन 2s में नहीं होगा, लेकिन अब 2s के साथ भी बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ दिख रहा है, इसका एरो नीचे की तरफ दिख रहा है, तो ये जो एरो नीचे की तरफ दिख रहा है इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। तो ये मूव करके कहाँ चला आता है, यहाँ पर चला आया। जब ये यहाँ पर चला आया तो अब सारे क्या है, सारे हाफ फील्ड हो गए। तो हाफ फील्ड हो गए, सभी के सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करेंगे। इसीलिए कार्बन को बोला जाता है टेट्रावैलेंट। इसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, टेट्रावैलेंट इसीलिए इसको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर, तो आप इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हो कि भाई कार्बन जब भी एक्साइटेड स्टेट में आता है तो उसके 2s का इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्साइट होकर 2p में चला जाता है, और सारे के सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी में आ जाते हैं। इस वजह से हुंड के रूल के अकॉर्डिंग उनको सिंगली फिल्ड किया जाता है, हाफ फिल्ड किया जाता है, और सारे के सारे ऑर्बिटल जो होते हैं वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस वजह से 4 बॉन्ड बनते हैं, 4 बॉन्ड बनते हैं, इसी वजह से इसको टेट्रावैलेंट कहा जाता है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है, वैलेंसी का मतलब होता है जुड़ने की क्षमता, द कैपेबिलिटी टू एडज्वाइनिंग विद अदर एटम्स, ठीक है। किसी भी एक एटम की वो कैपेबिलिटी जिसकी वजह से वो दूसरे एटम से क्या करता है, जुड़ जाता है आके, दैट इज नोन एज
वैलेंसी, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इतनी बात समझ में आ जाने के बाद यानी पहली प्रॉपर्टी हमारी क्लियर हुई, टेट्रावैलेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये चीज़ क्लियर हो गई कि वो टेट्रावैलेंट होना चाहिए, मतलब 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये चीज़ एकदम क्लियरली आप दिमाग में बैठा लीजिए कि 4 बॉन्ड बनाएगा। कितनी बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड, ठीक है। तो अब 4 बॉन्ड तो बनाएगा, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब अगला पॉइंट क्या होगा कि भाई हमको ये पता होना चाहिए कि जो 4 बॉन्ड बनाएगा वो किनके साथ बना सकता है। तो ऊपर दिए जितने भी एलिमेंट मैंने दिखाए आपको, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हेलोजन्स है, इनके सबके साथ बना सकता है, ठीक है। देखा जाए, हम कहते हैं कि कार्बन में बॉन्डिंग जब फॉर्मेशन करते हैं, जैसे सपोज करो हम लिखते हैं कार्बन और इसके साथ 4 बॉन्ड दिख रही है, हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो, भाई हाइड्रोजन ने बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया, 4 बॉन्ड बन गए, 5वां बॉन्ड नहीं बन सकता, ठीक है। और हम कह रहे हैं कि नहीं अभी एक कार्बन और जोड़ना बाकी है, तो एक कार्बन जोड़ोगे तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन कम करना पड़ेगा, तब ही एक कार्बन जुड़ पाएगा, ठीक है। और इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। कहने का मतलब क्या हुआ, आप देख रहे हो कि इस कार्बन पे भी 4 बॉन्ड है, ठीक है, और इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड हैं, ठीक। अगर इस एटम में पूछा जाए कितने टोटल बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल में कितने टोटल बॉन्ड हैं, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 7 बॉन्ड्स। कितने बॉन्ड है, 7 बॉन्ड। अब बात आती है कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है, होता क्या है ये तो पता है, कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप का होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए कहा जाता है कि सिंगल बॉन्ड होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, ठीक है, या क्वाड्रुपल होता है, क्वाड्रिपल होता है, या इसको हम बोलते हैं टेट्रापिल, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहो। देखो तो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो ये बॉन्ड तो एकदम अनकॉमन है, ये बनेगा ही नहीं, बनेंगे सिर्फ 3 बॉन्ड, ठीक है। अब ये क्यों नहीं बनेगा, ये अपने जो सिलेबस है उससे भी बाहर है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बताना बड़ा आसान होगा क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप बात करते हो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन की, तो बॉन्ड फॉर्मेशन में एटम की रेडियाई को बहुत इंपॉर्टेंट दी जाती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन पास में आएगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में आप जानते हो कौन सा चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो जब माइनस चार्ज होगा तो माइनस के साथ आएगा तो क्या करेगा, रिपेल करेगा। कहते नहीं हो लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, तो जब लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर कहा जा रहा है तो ये लाइक चार्ज को कैसे जोड़ा जा सकता है, यानी क्या है कि वहाँ पर एक फोर्स है जिसने इन दोनों चार्ज को क्या कर दिया, लाके जोड़ दिया है, ठीक है। जब उनको लाके जोड़ दिया है उस चार्ज के थ्रू, दोनों नेगेटिव चार्ज को, तो वो चार्ज कब तक जुड़े रहेंगे, मतलब रिपेल तो करते ही रहेंगे, और रिपल्शन की वजह से उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। एक टाइम ऐसा आता है कि इतना रिपल्शन बढ़ जाता है कि बॉन्ड जो भी बने हुए हैं वो भी ब्रेक हो सकते हैं। तो जब भी किसी कार्बन में 3 बॉन्ड बन चुके होते हैं तो उसकी एनर्जी काफ़ी हाई हो जाती है, रिपल्सन एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, यानी चौथा बॉन्ड बनने की कंडीशन आते ही क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक। पहली चीज़ ये क्लियर हुई। दूसरी चीज़ ये कि जब एटॉमिक रेडियाई की बात की जाती है तो एटॉमिक रेडियाई कार्बन की इतनी बड़ी नहीं है कि वो दूसरे कार्बन के साथ चौथी बॉन्ड बना सके, वो किसी छोटे एटम के साथ चौथी बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो ज़्यादातर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, या अगर बॉन्ड बनानी होती है किसी दूसरे एटम के साथ तो वो उस प्लेन पर बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है। जो प्लेन पर अभी बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा था उसी प्लेन पर नेक्स्ट बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पर चौथा बॉन्ड नहीं बनता। कार्बन हमेशा कौन सी बॉन्ड बनाता है, 3 ही तरह की बॉन्ड बना सकता है, सिंगल, डबल और ट्रिपल। सिंगल, डबल और ट्रिपल 3 ही तरह की बॉन्ड बना सकता है। तो जब भी सिंगल बॉन्ड बनाता है तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। डबल और ट्रिपल जो दोनों बॉन्ड होते हैं इनको बोला जाता है पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और दूसरा क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड। इसको क्लियर रखिएगा। अगर सिंगल बॉन्ड बनेगा तो सिग्मा बॉन्ड, और फिर डबल या ट्रिपल बॉन्ड बन जाते हैं तो पाई बॉन्ड बनेगा। देखो किसी भी एटम में जो पहला बॉन्ड होता है वो हमेशा सिग्मा ही होता है। जैसे सपोज करो कि एक ए एटम है, दूसरा बी एटम है, और इसमें पहला इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करता है, तो शेयरिंग करने पर ये पहला बॉन्ड बना, दैट इज नोन एज सिग्मा। ऑलवेज इट इज नोन एज सिग्मा, ठीक है। अब मान लो कोई दूसरा सी एटम ही है और इसके साथ ये बॉन्ड बना, तो ये भी पहला ही बॉन्ड है। इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, पहला बॉन्ड है। इसने भले दूसरा बॉन्ड बना दिया, ए ने दूसरा बॉन्ड बनाया है लेकिन सी के साथ पहला ही बनाया, तो जब सी के साथ पहला बनाया तो फिर भी ये सिग्मा ही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट बॉन्ड अगर वो फिर से बी के साथ बना लेता है तो दैट इज पाई। अब जितनी भी बॉन्ड बनेंगी, चाहे इसके साथ बने चाहे इसके साथ, वो क्या होंगी, पाई ही होंगी। अब ए के साथ अगर अगली बॉन्ड भी ये बना लेता है तो इसको भी पाई ही कहा जाएगा, ठीक है, फिर उसे सिग्मा नहीं कहा जाएगा। यानी किसी भी दो एटम के बीच में जो पहली बॉन्ड फॉर्म होती है उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और नेक्स्ट वो जितनी भी बॉन्ड फॉर्म करेगा दैट इज नोन एज पाई बॉन्ड, ठीक है। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में अगर कंपेयर किया जाए तो कंपेरिजन भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, जैसे कि सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो बॉन्ड अगला बना है उसमें उसकी बॉन्ड लेंथ कम हुई है, ठीक है। क्या होगा कि आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि जब भी अब यहाँ पर बॉन्डिंग की बात हो रही है तो बॉन्ड लेंथ एक फैक्टर आ जाता है। एक फैक्टर कौन सा आ जाता है, बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ क्या होती है, जब कोवैलेंट बॉन्ड बनती है तो दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस ए का दूसरा न्यूक्लियस बी का, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है और इस डिस्टेंस का हाफ, यही क्या है, कोवैलेंट रेडियाई। इसके क्या बोलते हैं, कोवैलेंट रेडियाई, ठीक है। इस रेडियाई पर इलेक्ट्रॉन को होना होगा, ठीक। जब नेक्स्ट, अब जैसे मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन है, यानी पहला बॉन्ड बन गया कोवैलेंट रेडियाई पर। अब नेक्स्ट अगर फिर से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होगा, ये जो अट्रैक्शन फोर्स है क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी कोवैलेंट रेडियाई और छोटी हो जाएगी। ये जो डिस्टेंस है वो श्रिंक करने लगेगी, ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होगा, सिकुड़ने लगेगा। यानी बॉन्ड लेंथ जो होती है, यानी बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है वो किसकी होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर मतलब कि नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, कितने बॉन्ड बनेंगे। अगर एक बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, दो बनेंगे बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, तीन बनेंगे बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ घटेगी जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि जो ट्रिपल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगा, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, जबकि सॉरी उल्टा, ट्रिपल बॉन्ड जो होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगा, जबकि जो सिंगल बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी ना मेरे ख्याल से आपको। अब बॉन्ड लेंथ के बाद एक पॉइंट और आ जाता है, बॉन्ड लेंथ के बाद एक पॉइंट कौन सा आता है, वो दूसरा आता है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की बात कर लेते हैं, इसको लिखते चलिएगा। सेकेंड पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की अगर बात करो तो बॉन्ड एनर्जी का मतलब ये होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज टू ब्रेक डाउन द बाउंड, ठीक है। वो एनर्जी जिसको यूज करते हैं हम बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, दैट इज नोन एज बॉन्ड या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इन बॉन्ड्स की तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि अगर एक सिंगल बॉन्ड है, दूसरी डबल बॉन्ड है और तीसरी ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अगर इस तरह से बॉन्डिंग को देख लेते हैं तो इसमें आप ये ध्यान रखिए कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सी है, सिग्मा। क्यों, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कौन सी है, सिग्मा, क्योंकि उनके बीच में रिपल्सन सबसे कम है, उनकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है। यानी बॉन्ड लेंथ पे बहुत कुछ डिपेंड करने वाला है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रिपल्सन उतना कम होगा, एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी, उतना ही ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि वो उतनी ही ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी होनी चाहिए, सिग्मा की। लेकिन एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि सिग्मा को ब्रेक करने के लिए हमें 83 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, फिर इसको ब्रेक करने के लिए 143 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए, और इसको ब्रेक करने के लिए 150 किलो कैलोरी एनर्जी चाहिए। देखिए ये इमेजिन है, ठीक है, इमेजिनेशन है, कोई एक्चुअल नहीं है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल ही एक्चुअल नहीं है, ठीक। तो अगर सिग्मा बॉन्ड के लिए इतनी एनर्जी चाहिए और यहाँ पर एक सिग्मा है, दूसरा कौन सा है, पाई, तो अगर हम 143 से 83 को क्या कर दें, माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 60। यानी अगली बॉन्ड को, यानी सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 83 चाहिए थी और अगली बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितना चाहिए था, सिर्फ 60 किलो कैलोरी चाहिए थी। यानी पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से क्या हो गई, वीकर बॉन्ड है। कैसी बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड है। नेक्स्ट वाले को अगर ब्रेक करना है तो सिर्फ 7 किलो कैलोरी एनर्जी और चाहिए, ठीक है। इतना तो टोटल ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो बात मेरी समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से कि अगर बॉन्ड एक्स्ट्रा बनते जाएंगे तो क्या होगा, स्टेबिलिटी घटती जाएगी। क्यों, क्योंकि रिपल्सन एनर्जी बढ़ती जाएगी।
ठीक। लेकिन अगर बॉन्ड एनर्जी की डायरेक्टली बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा अगर समेटिव कैलकुलेटर देखा जाए तो कैलकुलेटेड बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी है? ट्रिपल बॉन्ड की है। तो अगर ऐसे लिखना होगा कि सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है, तो किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा लिखने वाले हैं हम लोग? ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फिर डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। लेकिन अगर तीसरा पॉइंट जो हम स्टेबिलिटी के लिए लिखने चल रहे हैं, किसके लिए? स्टेबिलिटी के लिए, तो स्टेबिलिटी इसकी बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी। ठीक है। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, टू द बॉन्ड लेंथ। स्टेबिलिटी जो है वो बॉन्ड लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। यानी सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, फिर डबल बॉन्ड की, और सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो ट्रिपल बॉन्ड की है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज कर रही है। अगर इधर से इधर की तरफ चल रहे हो तो स्टेबिलिटी डिक्रीजेज। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तक आपको हो गया। अब ये एक इसमें और पॉइंट जोड़ सकते हैं हम स्टेबिलिटी के बाद। फिर आ जाते हैं हम लोग रिएक्टिविटी पे। ठीक है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा आपके हिसाब से? कौन रिएक्टिव होगा? बॉन्ड एनर्जी, एकदम सही बात है। ठीक है, कौन रिएक्टिव होगा? बॉन्ड एनर्जी। जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल है। वही सबसे ज़्यादा क्या है? अनस्टेबल है। और अनस्टेबल का मतलब क्या होगा? यानी बनने के बाद तुरंत रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके क्या बनेगा? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। आप इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, रिएक्टिविटी का अगर बात आती है तो चौथा पॉइंट हम लिखते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का सबसे ज़्यादा किसकी होगी? कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड इज मच मोर रिएक्टिव देन डबल बॉन्ड, and double bond is much more reactive than single bond. Single bond is very stable bond, ठीक है, then double bond, and double bond is very stable than triple bond. ये पॉइंट यहीं से क्लियर हो गया था। इसका मतलब रिएक्टिविटी यानी ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। यानी स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। ऐसा लिख सकते हैं ना, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। तो ये है आपकी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा, दूसरा पाई। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम पहला बॉन्ड बनाते हैं, अपने दोनों एक दूसरे के साथ पहला बॉन्ड फॉर्म करते हैं। जैसे पहला बॉन्ड फॉर्म किया तो पहला बॉन्ड फॉर्म किया तो ये क्या है? सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद अगर दूसरा बॉन्ड बना रहे हैं तो दैट इज पाई। अब दूसरा, तीसरा, चौथा जितने बॉन्ड बनाने हैं अब वो सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? पाई ही होंगे। ठीक है, सिग्मा अब नहीं होगा। सिग्मा बॉन्ड जो होता है, अब जैसे अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें देखा जाए कि जब एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है तो कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा बनती है। एस पी के साथ ओवरलैप करता है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है। ठीक है, यानी एस ऑर्बिटल जब भी ओवरलैप करता है, चाहे किसी भी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करे, कौन सी बॉन्ड बनती है? सिग्मा। जब पी के साथ ओवरलैप करता है तो जब सिंगल ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनती है, जब डबल ओवरलैपिंग होती है तो पाई बॉन्ड बनती है। एक चीज़ ये ध्यान रखने वाली है कि न्यूक्लियर एक्सिस पे, न्यूक्लियर प्लेन पे ही सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर प्लेन से एबव या बिलो जो होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पढ़नी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी? कैटेनेशन। ठीक है, ये क्या होती है? अगर हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में क्या है इसका मतलब? श्रृंखलन। ठीक है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ चेन। ठीक है, इसको कहा जाता है द टेंडेंसी ऑफ एटम टू एडजॉइनिंग और बॉन्डेड विद आइडेंटिकल एटम। ठीक है, किसी भी एटम की वो टेंडेंसी जिसके थ्रू वो अपने जैसे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, दैट इज नोन एज कैटेनेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैटेनेशन कहा जाता है। तो कैटेनेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो होता है वो उसकी बॉन्ड एनर्जी का होता है। ठीक है, क्या होता है? बॉन्ड एनर्जी का होता है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी जितना ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, देखा जाए इसको, कह रहा है कि अगर कार्बन की बात करें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ कार्बन ही नॉन मेटल है, ऐसे बहुत सारे नॉन मेटल तो हैं ही।
है कैटेनेशन और कार्बन जो है ऐसा अकेला थोड़ा नहीं, कार्बन ही एक अकेला आइटम है जो जो है बॉन्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कार्बन के साथ साथ और सारे आइटम हैं, जैसे इसी ग्रुप का सिलिकॉन, ठीक है, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनके सारे एटम जो अगर बात की जाए कि आपस में जोड़ने की क्या इनकी टेंडेंसी है, ठीक है, तो इनकी टेंडेंसी को अगर देखोगे तो इनकी भी बॉन्ड एनर्जी आपको चेक करनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी अगर आप चेक करते हो तो आपको क्लियर कट पता लग जाने वाला है। जैसे 83 बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी, ठीक है, इसकी अगर बात करें 54, 54, 50, 39 और 35 किलो कैलोरी। आप देख रहे हो बॉन्ड एनर्जी लगातार क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। जब लगातार डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब बॉन्ड की स्टेबिलिटी भी क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होगा, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से कार्बन के पास एक स्पेशल पावर है, स्पेशल टेंडेंसी है, जिसकी वजह से वो अपने जैसे आइडेंटिकल कार्बन से इनफाइनाइट टाइम तक जुड़ सकता है, वो एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है, कौन सा, फॉर्मेशन ऑफ चेन। क्या आ रहा, फॉर्मेशन ऑफ चेन, ठीक है, चेन का फॉर्मेशन करना। तो चेन का फॉर्मेशन, यहाँ पर दो टाइप की चेन का फॉर्मेशन होता है। पहली ओपन चेन, ठीक है, और दूसरी होती है कौन सी, क्लोज्ड चेन। ओपन चेन क्या होती है, इसको हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, ठीक है। और क्लोज चेन जो होती है वो रिंग फॉर्मेशन होती है। रिंग में दो टाइप की रिंग हो सकती है, एलिफैटिक इसे बोलना चाहिए था, ठीक है ना, एलिफैटिक। ये एलिसाइक्लिक हो गया और ये हो गया आपका एरोमेटिक, ठीक है। इस तरह से दो टाइप की रिंग का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक। तो अभी इसके बारे में लास्ट में बात करेंगे, आखिरी में बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ चेन के बारे में। अब हम लोग चल रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर। बॉन्डिंग के बारे में काफ़ी कुछ हम लोग समझ लिया, सीख लिया है। अब हम चल रहे हैं किस पे, स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम लोग यहाँ पर स्ट्रक्चर के बारे में जैसे कहा कि बात करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है कार्बन का, तो देखिए कार्बन के लिए हम लोगों ने पढ़ लिया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो सकती है, ठीक। इसके बाद अगर इसको सिंगल बॉन्डेड कार्बन में रखा जाए तो इसको हम बोलते हैं एल्केन, डबल बॉन्डेड कार्बन को एल्कीन और देन एल्काइन, ठीक है। ये भी बात सबको पता है, क्लियर कट है, एनीन और आइन इसके बारे में भी क्लियर है। देखिए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, जब भी किसी कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हो, उसका स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हो, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू दिया गया था। हाइब्रिडाइजेशन जो है, इससे हम लोग किसी भी एटम का जो कंपाउंड फॉर्मेशन करने चल रहा है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू, उसका हम लोग स्ट्रक्चर बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं करना हमको, अभी हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस नहीं करेंगे। ये नहीं बताने चल रहा है कि यहाँ पर सेम जो है दो डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, इंटरमिक्स होकर सेम एनर्जी के सेम नंबर में ऑर्बिटल बना के तैयार करते हैं, ऐसी सारी चीज़ें हमें नहीं पढ़नी यहाँ पर। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जा सकता है इसके बारे में समझ लीजिए। जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा तो जिस एटम के लिए निकालने चल रहे हो उसमें सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन को गिनना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, क्या गिनना है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड का नंबर गिन लो। अगर किसी में 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2, और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3। क्लियर हुआ ये बात, एकदम ध्यान रखो इसको, जैसे कहते हैं ना, याद रखो, दिमाग में मेमोराइज्ड होना चाहिए कि 2 सिग्मा बॉन्ड तो sp, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2, 4 सिग्मा बॉन्ड तो sp3। हमें पाई बॉन्ड को काउंट ही नहीं करना, ठीक है, एकदम क्लियर कट समझ लीजिए। पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना, मतलब ये और ये जो है इन्हें काउंट नहीं करना, हमें सिर्फ किसको काउंट करना है, सिग्मा बॉन्ड को, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, पाई बॉन्ड को हमें काउंट नहीं करना। किसी एक एटम से बनने वाले जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनके नंबर को काउंट करना। और एक कार्बन जो है वो 4 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता, और जब नहीं बना सकता तो बात ही खत्म हो गई, 4 से ज़्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता। सिग्मा बॉन्ड के बारे में कि लायक हम ऐसा नहीं कहेंगे कि 4 सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकता,
4 सिग्मा बॉन्ड तो बना ही सकता है, लेकिन 4 से ज़्यादा बॉन्ड ही नहीं बना सकता। पाई और सिग्मा मिला के 4 ही बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ठीक है, इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक। तो अगर sp होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, लीनियर होता है। अगर sp2 होता है तो ट्राइगोनल होता है, और अगर sp3 होता है तो होता है टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी तरह से अगर स्ट्रक्चर के बाद बॉन्ड एंगल की बात कर ली जाए, किसकी बात कर ली जाए, बॉन्ड एंगल की बात कर ली जाए, तो लीनियर अगर स्ट्रक्चर होता है तो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, ट्राइगोनल होता है तो वो बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री, और अगर टेट्राहेड्रल होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। तो 109 डिग्री 28 मिनट, ये है इसका बॉन्ड एंगल, ठीक। ये है इसका स्ट्रक्चर। इतनी बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको। ये जब क्लियर हो जाता है हमको, तो हम लोग अब आसानी से किसी भी स्ट्रक्चर का क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया तो हमको ये पता लग जाए कि भैया सिग्मा बॉन्ड है कि वो लीनियर है, ट्राइगोनल है या टेट्राहेड्रल है। उसी हिसाब से sp है, sp2 है या sp3 है, ये क्लियर कर लेंगे। अब जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर है C2H6। C2H6 कैसे बनाओगे, सबसे पहला काम क्या करना है, कार्बन के 2 एटम है, बना लिए। हाइड्रोजन कितने एटम है, 6। कार्बन की वैलेंसी 4, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन पे 3 हाइड्रोजन, ठीक है। वैसे भी अगर आप ध्यान रखो, कोई भी फॉर्मूला आता है, आपने बनाया, जैसे सपोज कीजिए आपने बनाया C और उसके बाद यहाँ पर जोड़ दिया Cl, अगले पे जोड़ दिया Br, यहाँ पर कहीं OH जोड़ दिया, फिर कह रहा है कि आगे फॉर्मूला हमने नहीं दिया, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला में छोड़ दिया गया। तो क्या करना है, सब जगह पर क्या जोड़ देना है, हाइड्रोजन। वैलेंसी को कंप्लीट किससे कर देना है, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ने वाला सबसे फेवरेट एलिमेंट है, ठीक है। सबसे पहले कार्बन से कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन ही जुड़ेगा सबसे जल्दी, ठीक है। वो फट से क्या करेगा, कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये जो बॉन्ड बने, अब कितने सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, इस एटम के लिए देखो, एटम ए के लिए हमको सिग्मा बॉन्ड निकालने हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो कार्बन एटम ए जो है उसके लिए कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा। अगर बी की बात करो तो ये बॉन्ड फिर से काउंट होगा इसके लिए, ये सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, इसके लिए भी कितने सिग्मा है, 4 सिग्मा है, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अब अगर ए के लिए हाइब्रिडाइजेशन बताओगे तो क्या बताएगा, sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, और इस बी के लिए भी sp3, यानी इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अब बात आती है कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है, कैसा होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जब भी आप टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाने चलें, जैसे सपोज कीजिए कि हम CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, CH4 आप निकाल लीजिएगा, sp3 हाइब्रिडेशन आएगा, ठीक है। CH4 का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कार्बन हो गया उसके सेंटर पर, हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, ठीक है। अलग अलग तरह से लग रहा है ना कुछ ऐसा स्ट्रक्चर कि भाई ये बॉन्ड कैसे बना दिया। देखो इस बॉन्ड को बनाने का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो दिया था फिशर ने, फिशर प्रोजेक्शन में आता है ये, ठीक है। क्या है फिशर प्रोजेक्शन, इसको देखा जाए, फिशर प्रोजेक्शन क्या है। बात कर लेते हैं हम लोग आगे स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर में जैसे हमने बोला कि मीथेन का अगर स्ट्रक्चर लेते हो और इसमें ये जो 2 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ वो एक ही प्लेन पर रखे हुए हैं, ठीक है। और ये जो तीसरा हाइड्रोजन आप बना रहे हो, ये डैश लाइन है और हाइड्रोजन ये अबव द प्लेन हो गया, और ये वाला हाइड्रोजन जो डार्क वेज से बनाया जा रहा है ये क्या हो गया, बिलो द प्लेन हो गया। इसको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। देखो होता क्या है कि बॉन्ड, ये जो स्ट्रक्चर है ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, त्रिविमीय, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को, और ये जो बोर्ड की बात करो तो बोर्ड 2 डायमेंशनल हो गया। तो यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को अगर बनाना हो तो हमारे लिए कोई एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होना चाहिए। तो उस रिप्रेजेंटेशन के तरीके में कई सारे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो फिशर प्रोजेक्शन आपके सामने है। इसमें कहा जाता है कि जो बॉन्ड अलोंग द प्लेन होती हैं, मतलब जिस प्लेन पर वो आपका सेंट्रल एटम अटैच होता है उसी प्लेन पर वो बॉन्ड्स होती हैं, तो उनको तो नॉर्मल लाइन से हम लोग शो करते हैं। लेकिन जो बॉन्ड अबव द प्लेन होती है उसे डैश से, और जो बॉन्ड जो है
बिलो द प्लेन होती है उसे हम सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। कैसा है स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक, ये बात क्लियर हो गई होगी। देखो हम जो बात कर रहे थे मीथेन की, तो मीथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है, नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लिया। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। ये जो डैश लाइन है इसको आप बनाए चाहे ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसको दिखाने के लिए कि कितने हेड्रल बन रहे हैं, उसको दिखाने, कितने फेस हैं वो दिखाने के लिए। अब यहाँ पर जो भी बॉन्ड एंगल है वो सारे के सारे कितने हैं, 109 डिग्री 28 मिनट, एकदम आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है। ठीक, इसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड, हाइब्रिडेशन sp3, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, यानी वो टेबल आपको याद होनी चाहिए तो काम बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। देखिए ये चीज़ अगर आपको क्लियर है, सिग्मा बॉन्ड आप गिन ले रहे हो किसी भी स्ट्रक्चर में, तो आप मान के चलो कि आप अपना जो वर्क है उसे डन कर रहे हो, इसका मतलब ये होगा कि आप हाइब्रिडेशन निकाल पाओगे। ठीक, अभी का अगला एग्जांपल लेते हैं, हम लोग ले रहे हैं एग्जांपल C2H4 का। ठीक है, C2H4 को क्या बोलते हैं, एथिलीन। ठीक, C डबल बॉन्ड CH। ठीक, अब यहाँ पर सिग्मा और पाई बॉन्ड्स गिनने हैं। मैंने क्या बोला था, जब भी कोई दो एटम में पहली बॉन्ड बनेगी कौन सी होगी, कौन सी होगी, सिग्मा। ठीक है, कौन सी होगी, सिग्मा, और जो दूसरी बॉन्ड बनेगी कौन सी होगी, पाई बॉन्ड होगी। ठीक है, इन दोनों एटम के बीच में जो पहली बॉन्ड बनी वो सिग्मा, दूसरी वाली कौन सी है, पाई। अब इन दो एटम के बीच में पहली बॉन्ड सिग्मा, इन दो के बीच में सिग्मा, इन दो के बीच में सिग्मा, इन दो के बीच में सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, कितने हो गए, 5 सिग्मा, और कितने पाई हो गए, 1 पाई। अभी तो ये बॉन्ड काउंटिंग की बात हो रही थी, यहाँ पर एटम की बात अभी नहीं कर रहे हैं। ठीक, ध्यान दो, अब अगर हमको हाइब्रिडेशन निकालना हो, तो हाइब्रिडेशन निकालना हो तो इस एटम पे दोनों पर एक साथ हाइब्रिडेशन नहीं निकलेगा, एकदम क्लियर कट समझ लो। हाइड्रोजन का हाइब्रिडेशन कभी नहीं निकलेगा, ये भी क्लियर कट समझ लीजिए। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, और एक सिग्मा बॉन्ड का कोई भी रूल हम लोगों ने पढ़ा नहीं है हाइब्रिडेशन में, पढ़ा है, 2 सिग्मा बॉन्ड से स्टार्टिंग हो रही है। ठीक, तो एक सिग्मा बॉन्ड के लिए कोई रूल नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो हाइड्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन नहीं निकालना, निकालेंगे किसका, कार्बन का निकालेंगे। कार्बन में कौन सा कार्बन, अब इस कार्बन को सपोज करो ले लिया जाता है, इसको हम A मान लेते हैं, पहला कार्बन। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना, कितने सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, स्ट्रक्चर क्या होगा, ट्राइगोनल। अगर इसको ध्यान से देखो, अभी मैं सब मिटा दे रहा हूँ, फिर से ध्यान से देखो तुम इसको, स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये देखो अगर आप, एक ट्राइंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल का ये सेंटर हो गया जहाँ पर कार्बन है, तो ये जो बॉन्ड एंगल हो कितना होगा, 120 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, वही होगा बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये सारे बॉन्ड एंगल कितने हो गए, 120 डिग्री। तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो गया, sp2 हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी इसको आगे और जनरल वे में समझ लेंगे। फिर आते हैं C2H2 पर, एसिटिलीन बोलते हैं इसको। ठीक है, क्यों बोलते हैं, अभी इसको भी IUPAC करते हुए समझ लिया जाएगा। पहली बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, दूसरी बॉन्ड पाई बॉन्ड, तीसरी बॉन्ड पाई बॉन्ड। ठीक है, इन दो एटम के बीच में पहली बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहली बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक, और दोनों क्या है, पाई बॉन्ड्स हैं। तो अगर देखा जाए तो टोटल कितने, 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स यहाँ पर हैं। मेन चीज़ ये है कि आप स्ट्रक्चर सही ढंग से बनाना जानते हो। स्ट्रक्चर अगर सही ढंग से बन रहा है तो आपका एटम एकदम एक्यूरेट स्ट्रक्चर निकाल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमको इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो देखो कितने सिग्मा, 1 सिग्मा और 2 सिग्मा, इसने कितने सिग्मा फॉर्म किए, 2 सिग्मा। अगर 2 सिग्मा कार्बन ने फॉर्म किए हैं, A नंबर कार्बन ने, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। स्ट्रक्चर कैसा होगा, लीनियर। अगर इस B वाले सिग्मा को ले लो तो B वाले सिग्मा में भी 2 सिग्मा, B वाले कार्बन को ले लो तो इसमें भी क्या, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा के लिए sp, स्ट्रक्चर लीनियर हो गया। मिटा दीजिए इनको सबको, देख लीजिए आप स्ट्रक्चर लीनियर है या नहीं है, देख लीजिए। देखिए ये जो बॉन्ड एंगल हो कितना होगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, एकदम सीधा एक लीनियर स्ट्रक्चर। ये भी बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, लीनियर हो गया। कैसा हो गया, लीनियर हो गया। बात क्लियर हुई। सिंगल बॉन्ड होगा तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, डबल बॉन्ड होगा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब कितना आसान हो गया ना। अगर एन होगा मॉलिक्यूल तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा,
ईन होगा मॉलिक्यूल तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और आइन होगा मॉलिक्यूल तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। और अगर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो स्ट्रक्चर sp3 का टेट्राहेड्रल होगा, sp2 का ट्राइगोनल होगा, और sp का लीनियर होगा स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं होगी, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को ध्यान समझ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये रहा आपका बॉन्डिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, आयनिक बॉन्डिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है। जब सोडियम मेटल किसी से आके जुड़े था, सोडियम साल्ट ऑफ फलाना बना लिया, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दैट टाइम वहाँ पर क्या हो जाएगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मेटल के साथ नॉन मेटल जब जुड़ता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म होती है, लेकिन सिंपली यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड ही बनती है, ठीक है, और किसी टाइप की बॉन्डिंग नहीं होने वाली है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर आखिरी जो पॉइंट है मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ कि अगर आप बॉन्डिंग काउंट कर लेते हैं तो इन कंपाउंड्स की बाउंडिंग आप काउंट कीजिए, कितने सिग्मा हैं और कितने पाई हैं, और इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझको, ठीक है। सब लोगों को बताना है, जो लोग भी देख रहे होंगे कृपया करके इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि आप इसमें सिग्मा और पाई काउंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। ये सिग्मा और पाई कितने हैं, ठीक है। इससे क्लियर होगा कि भाई आपको पता भी चल रहा है। देखिए एक स्ट्रक्चर पहला, ये पहला स्ट्रक्चर हो गया आपका, इसमें कितने सिग्मा हैं कितने पाई हैं, ठीक है। इसको आपको काउंट करना है, नॉर्मली आपको लिख देना है। अब ए स्ट्रक्चर नंबर ए है, इसमें लिख देना सिग्मा इक्वल टू कितना। अगर सिग्मा नहीं लिख पा रहे हो तो इस तरह लिख दो, सिग्मा कितना सिग्मा, पाई कितना पाई, ठीक है। ये चीज़ हमको क्लियर कट आप बताएंगे तो फिर इससे फ़ायदा भी होगा कुछ आपका। C6H6 इसके बारे में आपको बताना है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाना भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर आप कॉपी में बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा, बी में बताना है कितने सिग्मा कितने पाई, ठीक। आप सी देख लीजिए, सी एटम क्या होगा, सी आपका मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस CH CH2 CH3, ठीक है। इसमें कितने सिग्मा कितने पाई ये काउंट करना है, ठीक है। डी आप देख लीजिए, डी आपको बहुत ही आसान सा एक कंपाउंड दे रहे हैं, CFCl Br ठीक है। इन कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्डिंग आपको क्लियर कट बतानी है, ठीक है। इसको बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर, तो IUPAC क्लासिफिकेशन और IUPAC क्लासिफिकेशन IUPAC नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले बार दे रहे हैं, और इसके साथ साथ इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।